मैं मनस्विता शर्मा जेपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने लीवर के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जब मैंने आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम बनवाया था तब मैंने बताया था कुछ लीफी स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो ये इस तरह की कुछ दिखती है लीफ के लाइक। जो इसका ये वाला आउटर पार्ट होता है ये कुछ इस तरह से। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसे ये बहिस्त्रावी नेचर का होता है। एक्सोक्राइन इसका नेचर होता है। तो सबसे पहला आप लिखिए कि जो अग्नाशय होती है वो मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। ये वाला जो पार्ट होता है वो अंतस्त्रावी होता है। बीच में कुछ इस तरह का पार्ट है, ये अंतस्त्रावी है। तो पहले ये वाला जो पार्ट है वो बहिस्त्रावी है, एक्सोक्राइन। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको ये अंतस्त्रावी है। एंडोक्राइन। अब ये जो बहिस्त्रावी पार्ट है इसका कार्य जो होता है वो मुख्य रूप से एंजाइम सीक्रेशन का होता है। ये एंजाइम्स का सीक्रेशन करता है, जैसे ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं वो बहिस्त्रावी भाग से स्त्रावित होते हैं। और जो अंतस्त्रावी वाला भाग होता है वो मुख्य रूप से हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। अल्फा, बीटा और ये गामा कुछ इस तरह की सेल्स पाई जाती है। ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें लेगरेंस दीपिकाएं पाई जाती है। आइसलैंड्स ऑफ लेगरेंस, लेगरेंस दीपिकाएं। आइसलेट्स ऑफ लेगरेंस। इसके अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा कोशिका होती है वो ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण करती है, ग्लूकागोन। बीटा जो होती है वो इंसुलिन। और गामा जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन। जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, अभी हमने ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ा था लीवर के अंदर। तो जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस वाली प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज के अंदर होता है। तो ग्लूकागोन हार्मोन उसमें हेल्प करता है, मतलब ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। जबकि इंसुलिन क्या करता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के जो ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ये कम करता है। क्योंकि ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होने में हेल्प करता है। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो इन दोनों हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जब स्त्रावित होते हैं तो इन पर कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब इनके स्त्रावण को रोकता है, इनहिबिट करता है। कौन, सोमेटोस्टेटिन। जो अल्फा कोशिका इंसुलिन, बीटा अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन और गामा सोमेटोस्टेटिन। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। उसके अलावा जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसे मीठी रोटी भी कहा जाता है, मीठी रोटी, स्वीट ब्रेड, इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी वेट की बात कर ले तो इसका वेट होता है वो 60 ग्राम होता है। और जैसे ही आपने भोजन खाया तो ये 500 ml पर मील सीक्रेट होता है। और जैसे 24 आवर्स के अंदर ये लगभग 1500 ml पर मील ये सीक्रेट हो जाता है। ग्रंथि और सबके बारे में पढ़ने के बाद अब हम आज पाचन के बारे में बात करेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल्स के मैंने पार्ट बताए थे उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का थोड़ा रो डायग्राम बना लेंगे।
उस दिन आपको बताया गया था कि ये माउथ होता है, माउथ के बाद बकल कैविटी होती है, ईसोफेगस होता है, ये लीवर वाला पार्ट होता है, पेनक्रियाज होता है, स्टोमच, ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, ये बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अपन पाचन के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा के अंदर पाचन। मुख गुहा के अंदर बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। बकल कैविटी के बारे में हमने जब पढ़ाया था तो उस टाइम बताया गया था कि बकल कैविटी के अंदर एक तो टिप पाया जाता है और टंग पाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर सलाइवा सीक्रेट होती है, फूड के अंदर सलाइवा मिलकर बोलस बनता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जो क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा, सलाइवा सीक्रेट करती है। अब इस सलाइवा के अंदर मैंने एक एंजाइम बताया था, लारी एमाइलेज या टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज, या इसे क्या कहा जाता है, टाइलिन भी कहा जाता है। सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन है वो मुख्य रूप से किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च, इस पे कौन वर्क करेगा, अमाइलेज, कौन सा, सलाइवरी, और ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, माल्टोज के अंदर। माल्टोज, माल्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्च पर सलाइवरी एमाइलेज क्रिया करता है और वो इसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सलाइवरी ग्लैंड्स किस टाइप की होती है, उनका नेचर क्या होता है, तो नेचर आप बताएंगे बहिस्रावी नेचर की होती है, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनमें क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। मतलब एक्सोक्राइन इसलिए कहा जाता है जिनके भी सीक्रेशंस जो होते हैं वो किसी ना किसी नलिका के थ्रू अगर आते हैं तो उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और ये 1 to 1.5 लीटर के करीब ये सीक्रेट होती है। सलाइवा, तो आपने यह जान लिया है कि यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन होता है मुख गुहा के अंदर। जैसे आपसे पूछ लिया, कह दिया जाए कि आपने पका हुआ आलू खाया या पका हुआ चावल खाया, तो पका हुआ आलू या पका हुआ चावल उसका थोड़ा बहुत परसेंट यहाँ पर डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाती है। 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, बकल कैविटी के अंदर। तो मुख गुहा के बाद ये ईसोफेगस वाला पार्ट था। ईसोफेगस वाले पार्ट के अंदर तो कोई डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ से जो बोलस होता है वो कहाँ पर पहुंचता है, आमाशय वाले भाग के अंदर पहुंचता है। आमाशय वाले भाग के अंदर यहाँ पर किसका सीक्रेशन होता है, एचसीएल का सीक्रेशन होता है। एचसीएल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो पैराइटल सेल्स होती है, ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, वो एचसीएल का सीक्रेशन करती है। तो आमाशय में पाचन के बारे में बात करते हैं हम। अब यहाँ पर क्या होता है, एचसीएल का सीक्रेशन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीछे एसिड लग गया, इट मींस मीडियम कैसा होगा, यहाँ पर एसिडिक मीडियम होगा। माध्यम जो होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, मतलब पीएच 1.5 2.5 के करीब इसकी पीएच होगी। उसके अलावा जो आमाशय वाला भाग होता है इसमें एचसीएल तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर एंजाइम्स भी होते हैं। अब यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और दूसरा जो एंजाइम होता है वो प्रोरेनिन। जो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो मेनली कहाँ पर होता है, आमाशय के अंदर होता है, इसीलिए यहाँ पर पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दोनों कैसे एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव। जिसके पीछे भी नोजन आ जाता है और प्रो शब्द आ जाता है, इसका मतलब ये एंजाइम की क्या है, निष्क्रिय अवस्था, अभी ये सक्रिय अवस्था में नहीं है। तो ये क्या होता है, आमाशय की जो दीवार है यहाँ से क्या हो रहा है, एचसीएल का सीक्रेशन हो रहा है, ऑक्जेंटिक सेल्स एचसीएल सीक्रेट कर रही है। तो पेप्सिनोजन जो एंजाइम है, पेप्सिनोजन एंजाइम को जैसे ही एचसीएल मिलता है यहाँ से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जैसे पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हुआ तो हमने जो भी फूड खाया, सपोज हमने आज दाल खा ली, तो दाल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो दाल के अंदर प्रोटीन होता है, तो जो प्रोटीन होता है उस पर पेप्सिन क्या करता है, क्रिया करता है, प्रोटीन पर पेप्सिन क्रिया करता है, और ये प्रोटीन को किसमें बदल देता है, प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स।
प्रोटीएसेस प्लस पेप्टोन्स के अंदर इसको बदल देता है। अब उसके बाद हम प्रोरेनिन की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम पहले प्रोरेनिन की बात कर लेते हैं। प्रोरेनिन जो एंजाइम होता है वो बच्चों में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले आप में प्रोरेनिन है तो आप में नहीं है, बच्चों में पाया जाता है। जो भी बच्चे अपनी माता का दूध पीते हैं उनके अंदर ये एंजाइम पाया जाता है, प्रोरेनिन। अब ये प्रोरेनिन जो एंजाइम है, बच्चे ने दूध पिया तो ये जो प्रोरेनिन है पहले क्या होगा, इसको भी HCl मिलेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रेनिन क्या करता है, जो दूध होती है उसकी प्रोटीन को कहा जाता है केसिनोजन, दुग्ध प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, केसिनोजन। अब ये जो केसिनोजन जो प्रोटीन होती है वो पानी में घुलनशील होती है, पानी में घुलनशील, या आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि ये घुलनशील प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन है, घुलनशील प्रोटीन है। अब बच्चे ने दूध पिया तो उसके अंदर कौन सी प्रोटीन है, केसिनोजन प्रोटीन है। तो ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, इस केसिनोजन पर क्रिया करता है। यहाँ पर रेनिन क्रिया करेगा और ये जो केसिनोजन है इसे कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देगा। जैसे ये कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल गया केसिनोजन, तो ये जो बना है कैल्शियम पैराकेसिनेट, ये क्या होता है, अघुलनशील होता है। अघुलनशील होता है, इस वजह से जो बच्चे का आमाशय होता है उसके अंदर भोजन कुछ देर तक आसानी से टिका रह सकता है। और वैसे आमाशय के अंदर भोजन जो होता है वो 2.5 से 4 घंटे तक रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो पेप्सिन है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो पेप्सिन जो होता है वो बड़ों के अंदर पाया जाता है और जो रेनिन एंजाइम है वो मुख्य रूप से बच्चे के अंदर ही पाया जाता है। तो ये केसिनोजन से कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदला। तो आपने कभी देखा होगा कि जो छोटा बच्चा जो अपनी मम्मी का दूध पीते हैं वो उनके मुंह से कभी कभी दूध बाहर निकल जाता है। तो वो जो दूध बाहर निकलता है तो वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब एकदम छाछ टाइप सा वो दिखता है। वो ऐसा क्यों दिखता है, वो इसी एंजाइम की वजह से दिखता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोला जाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मतलब मिल्क का कर्ड मतलब दही टाइप बन रहा है, इसीलिए इसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोला जाता है। आमाशय में हमने पाचन के बारे में बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पित्तरस है। पित्तरस जो होता है वो कहाँ पर संचित होता है, पित्ताशय के अंदर संचित होता है। पित्तरस का निर्माण जो होता है यकृत की पेरेन्काइमा कोशिकाएं करती है और जो उसका संचय होता है वो किसके अंदर होता है, पित्ताशय के अंदर होता है। ये दोनों इनके बीच में कुछ इस तरह से पित्ताशय गोल ब्लैडर पाया जाता है जिसके अंदर पित्तरस क्या होता है, संचित होता है। यहाँ पर ये अग्नाशय है, इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस बनता है और ये पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, ये लीवर के 2 लोब थे उनसे 2 वाहिनी आ रही है, एक ही अग्नाशय से आ रही है। तो इन तीनों का जो स्त्राव है वो कहाँ पर जा रहा है, ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर जा रहा है। तो अब ये यहाँ पर पाचन पढ़ते हैं हम, घृणी में पाचन। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अग्नाशय रस होता है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन आपको पता ही है, नोजन लगा हुआ है तो एंजाइम की क्या इनएक्टिव फॉर्म है। तो जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है इसे जैसे एंटेरोकाइनेज मिलता है, एंटेरोकाइनेज ये आंत की भित्तियों से स्त्रावित होता है। तो जैसे ही ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज मिला तो ये किसमें बदल गया, ट्रिप्सिन में बदल गया, ट्रिप्सिन में बदल गया। अब ट्रिप्सिनोजन किसके अंदर बदल गया, ट्रिप्सिन के अंदर बदल गया। ट्रिप्सिन में बदल जाने के बाद जो ये अदर जो एंजाइम्स होते हैं उन सबको क्या कर देगा, ये एक्टिव कर देगा। तो घृणी में मुख्य रूप से आमाशय के अंदर पूछ लिया जाए मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय के अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। उसके अलावा वसा का भी कुछ मात्रा में पाचन होता है, ज्यादा पाचन नहीं होता है। एक मक्खन की ट्राइब्यूटेरिक वसा है, उसका पाचन आमाशय के अंदर होता है। अब घृणी के अंदर क्या होता है कि जो ये पित्तरस होता है, पित्तरस
तो अपन सबसे पहले घृणी में वसा का पाचन पढ़ते हैं, एक एक का पाचन पढ़ेंगे, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, सबका। तो पित्तरस क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। वसा के पाचन में कैसे मदद करता है, वसा के कुछ इस तरह के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये पित्तरस क्या करता है, वसा का पायसीकरण कर देता है। क्या कर देता है, पायसीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन किसे कहा जाता है। वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन क्या कहलाता है, जो ये फैट है इसके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर हो जाना, इसे क्या कहा जाता है, वसा का पायसीकरण करता है, पायसीकरण कहा जाता है। ये मुख्य रूप से कौन करता है, पित्तरस करता है। उसके अलावा वसा, वसा को जैसे ये पित्तरस है, पित्तरस किसको एक्टिव कर देगा, लाइपेज एंजाइम को एक्टिव कर देगा। वसा को इंग्लिश में लिपिड कहा जाता है, तो इससे संबंधित एंजाइम कौन सा हो जाएगा, लाइपेज। वसा जो है इस पर लाइपेज एंजाइम क्रिया करेगा और ये इसको किसमें तोड़ देगा, मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा, मोनोग्लिसराइड। लाइपेज इसको मोनोग्लिसराइड में कैसे तोड़ेगा, वसा है, लाइपेज क्रिया करेगा, पहले डाइग्लिसराइड बनेंगे, पहले क्या बनेंगे, डाइग्लिसराइड बनेंगे, डाई से क्या बनेंगे, मोनोग्लिसराइड बनेंगे। यहाँ पर हमने वसा का पाचन पढ़ा घृणी के अंदर, उसके बाद हम प्रोटीन का पाचन पढ़ते हैं। अपन ने आमाशय के अंदर देखा था, आमाशय के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम वो क्रिया करता है और वो प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स में। प्रोटीएजेज या पेप्टोन्स के अंदर तोड़ता है। अब ये प्रोटीएजेज या पेप्टोन्स, इस पर कौन सा एंजाइम क्रिया करेगा, ट्रिप्सिन। और जैसे ये ट्रिप्सिन एंजाइम इस पर क्रिया करता है, ये इसको डाइपेप्टाइड में तोड़ता है। ये डाइपेप्टाइड के अंदर टूट गए, वसा का पाचन हो गया, प्रोटीन का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म में, मतलब यहाँ मुकुआ के अंदर तो 30% कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट हो पाती है, 70% जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो घृणी वाले पार्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या है, स्टार्च। तो इसको किसके अंदर तोड़ा जाएगा, डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड के अंदर तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर घृणी के अंदर हमने पाचन पढ़ लिया, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। उसके अलावा क्या होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, इस तरह के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पर एंजाइम कौन सा वर्क करेगा, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करेगा न्यूक्लियस, और इसको किसमें तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आगे जाके किसमें टूटेंगे, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर जो पॉलीसेकेराइड है वो डाइसेकेराइड में अमाइलेज से कन्वर्ट हो रहा है, कुछ मात्रा में अमाइलेज यहाँ पर भी होता है। अब हमने घृणी में पाचन पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ते हैं शुद्रांत्र में पाचन, इलियम वाले पार्ट के अंदर। इलियम के अंदर हम डाइजेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा था घृणी वाले भाग के अंदर, घृणी वाले भाग में क्या हुआ था, डाइपेप्टाइड के अंदर टूटा था प्रोटीन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं। अब ये जो डाइपेप्टाइड एंजाइम होता है, इस पर डाइपेप्टाइडेज वर्क करता है। जिसके पीछे भी एज आ जाता है उसका मतलब एंजाइम होता है।
कौन सा एंजाइम वर्क करता है? डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज इसको किसमें तोड़ देगा? अमीनो एसिड्स में। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब जो प्रोटीन है उसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया है। जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर लास्ट में किसमें टूट गया? प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट गया। प्रोटीन के बाद हम वसा की बात करते हैं, तो वसा के बारे में हमने यहाँ पर देखा था, लाइपेज जो है वो उसको किसमें तोड़ रहा था? मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में। तो यहाँ पर जो मोनोग्लिसराइड प्लस डाइग्लिसराइड, हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे इनको, जो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड इनका भी यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है? लाइपेज वर्क कर रहा है। और ये जो लाइपेज एंजाइम है वो इसको किसमें तोड़ देगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंदर किसका ब्रेकडाउन हो गया? वसा का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुका है। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट थे वो सभी किसमें टूट रहे थे? डाइसैकेराइड्स के अंदर टूट रहे थे। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं? माल्टोज, ये माल्टोज है, इस पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? माल्टेज। माल्टोज पर माल्टेज वर्क करेगा, ये किसमें तोड़ देगा? इसको ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। जो माल्टोज होता है वो 2 ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना होता है, इसीलिए माल्टोज को डाइसैकेराइड कहा जाता है, जबकि ये क्या है? मोनोसैकेराइड यूनिट्स है। उसके बाद माल्टोज था, और दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। अब इस लैक्टोज पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? लैक्टेज। और ये लैक्टेज जो होता है इसको किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर टूट गया। उसके अलावा जैसे हम शुगर, चीनी वगैरह खाई तो उसके अंदर क्या है? सुक्रोज, सुक्रोज, इस पर सुक्रेज, या फिर कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज, सुक्रेज या इसे इन्वर्टेज एंजाइम भी कहा जाता है। ये सुक्रोज को किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अंदर टूट गया। उसके बाद एक हमने बात करी थी, न्यूक्लियोसाइड के अंदर टूट रहे थे न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर टूट रहे थे? न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। न्यूक्लियोसाइड, इस पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। और ये इसको किसके अंदर तोड़ देगा? शर्करा प्लस सारक। शर्करा प्लस सारक के अंदर इसको तोड़ देगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है मुख्य रूप से अंगूर के अंदर पाया जाता है, तो इसे अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। गैलेक्टोज जो होता है उसे ब्रेन शुगर कहा जाता है। फ्रक्टोज जो होता है उसे फलों की शर्करा कहा जाता है। सबसे मीठी अगर शर्करा पूछ ले तो वो भी कौन होती है? फ्रक्टोज होती है। लैक्टोज जो होता है उसे दुग्ध की शर्करा कहा जाता है। सुक्रोज जो होता है उसे रसोई घर की शर्करा कहा जाता है। या गन्ने की शर्करा है वो भी किसे कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट डाइजेशन पढ़ लिया है, एक एक फूड मटेरियल के डाइजेशन की भी हमने बात कर ली है। अब हम अवशोषण की बात करते हैं। 5 स्टेप्स पढ़ी थी ना हमने, तो उसमें डाइजेशन के बाद जो स्टेप थी वो क्या था? अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण। अवशोषण किसे कहा जाता है? जो भी पोषक तत्व जो एब्जॉर्ब हुए तो उनका रक्त में जाना। अवशोषित पोषक तत्वों का रक्त में जाना,
क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अवशोषण, पोषक जो भी तत्व है उनका क्या होना, रक्त में जाना, मतलब वो अवशोषित हो रहे, किसके अंदर जा रहे हैं? ब्लड के अंदर जा रहे हैं। तो अवशोषण की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम मुख गुहा में देखते हैं, बकल कैविटी वाले पार्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा अवशोषण की क्रिया नहीं होती है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर, माना नहीं जाता है, यहाँ पर कुछ मात्रा में एल्केलॉइड्स और कुछ मेडिसिन का यहाँ पर क्या होता है? अवशोषण होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये आमाशय वाला भाग है। आमाशय वाले में मुख्य रूप से H2O, अल्कोहल वगैरह का अवशोषण होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक अवशोषण जेजुनम, या मध्यांतर वाले भाग में होता है। छोटी आंत का जो बीच वाला पार्ट था मध्यांतर, उसमें सर्वाधिक अवशोषण होता है। सर्वाधिक अवशोषण हो रहा है तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो सर्वाधिक विलाई या माइक्रो विलाई है वो कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर मध्यांतर वाले भाग के अंदर मिलेंगे। पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, यहाँ पर ये अपना डाइजेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ। सबसे पहले हमने मुख गुहा के बारे, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मुख गुहा में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का। यहाँ पर अमाइलेज जो एंजाइम पाया जाता है वो अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। मतलब 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर होगा? मुख गुहा के अंदर होगा। स्टार्च एक प्रकार का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा था मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है प्रोटीन का पाचन। यहाँ पर मुख्य रूप से किसका पाचन होगा? यहाँ पर जैसे वसा वगैरह है उनका पाचन होगा। 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर होता है। उसके अलावा जो ग्रहणी वाला भाग होता है, ग्रहणी जो होती है उसमें कैल्शियम व आयरन का अवशोषण भी होता है। आज हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। डाइजेशन से रिलेटेड जो भी पढ़ाया गया उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी।